नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, क्योंकि मामला गंभीर है और देश में इस पर चर्चा चल रही है, क्योंकि अब ये सदन के अंदर भी मामला पहुंच गया है। तो विस्तार से बताता हूं कि क्या कहानी है। वक्फ बोर्ड कानून 1995 में संशोधन के लिए सरकार ने संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधन विधेयक को पेश किया और जैसे ही उन्होंने लोकसभा में पेश किया, हंगामा शुरू हो गया। हालांकि विपक्ष के तेवर से पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सहजता से न तो ये बिल पेश होगा, न सहजता से ये बिल पास हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने देश में जो भी राजनीति होती है उसके केंद्र में वोट बैंक की राजनीति होती है। अगर सरकार यानी मोदी सरकार अगर इसमें संशोधन का विधेयक लेकर आ रही है तो उनकी भी अपनी राजनीति है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों की अपनी राजनीति है, उनकी अपनी वोट बैंक की राजनीति है। यहाँ एक बात पहले आपको बता दूं कि जब 1995 में जब ये बिल आया, एक्ट बना यानी कानून बना, तब भी वोट बैंक की ही राजनीति थी और 2013 में इसमें संशोधन किया गया और उस संशोधन से अपने देश के वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए। यानी अगर देखें उसको आप ठीक से तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कानून से वो ऊपर हो, भारत की न्यायिक व्यवस्था से बिल्कुल बाहर है, यानी कोर्ट के दायरे से बाहर। यानी वक्फ बोर्ड जो निर्णय ले ले तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वो अपने खिलाफ की जो सुनवाई होगी वो खुद ही सुनेंगे। तो एक विचित्र सी स्थिति और एक विचित्र सा कानून। तो उसी में संशोधन करने के लिए मोदी सरकार ने बिल को यानी विधेयक को पेश किया है, जिसको लेकर हंगामा बरप रहा है। सदन के अंदर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। जब सदन की कार्रवाई ख़त्म हुई तो उसके बाद बाहर निकलकर विपक्षी सांसदों ने और विपक्षी दल के नेताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराया और खुले तौर पर सदन के अंदर मोदी सरकार के ऊपर जो इंडी गठबंधन है उसके तमाम जो प्रमुख नेता हैं उन लोगों ने आरोप लगाया कि मुसलमानों के हक के खिलाफ ये बिल है, मुसलमानों के हक को मारने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो प्रावधान वक्फ बोर्ड में का है, अगर जब देश के संविधान के दायरे में रहकर संसद ने ही वो कानून बनाया है तो फिर उसमें इस तरीके का आमूलचूल परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। और कई तरह के आरोप लगाए गए कि और उसमें ये भी आरोप लगाया गया कि जो मूल उसका कैरेक्टर है उसको ख़त्म कर देने की कोशिश की जा रही है। यानी जो मौजूदा वक्त में जो वक्फ बोर्ड कानून है उसका जो मूल स्वरूप है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के आरोप लगाए गए। साथ ही विपक्षी नेताओं की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए कि जानबूझ करके बीजेपी ये बिल ला रही है ताकि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को वो धार दे सके और मुसलमानों के ज़मीन को हड़प सके। जबकि व्यक्तिगत तौर पर जितना मैं समझ पाया हूँ कि जो संशोधन विधेयक सदन के अंदर पेश हुआ है कि ये वक्फ बोर्ड को और मजबूत करेगा। वाकई में जो कुछ लोग कब्जा जमा कर वक्फ बोर्ड पर बैठे हुए हैं और बाकी जो पूरा मुस्लिम समाज उससे बाहर है, जिसको कोई उसका लाभ नहीं मिलता है, वो लोग पूरे वक्फ संपत्ति का मालिक बन के बैठे हैं और मनमाने ढंग से उसका इस्तेमाल करते हैं और उस पर लगाम लग जाएगा। और मुझे लगता है कि किसी को इस बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अगर अपने देश के अंदर कोई अगर व्यवस्था है, अगर वह कानून के दायरे में अगर आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में अगर आता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर एतराज़ करेगा और विरोध करेगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने देश में कानून का राज है। तो आज सदन में पेश हो गया, लोकसभा में इसको पेश कर दिया गया और तमाम लोगों का विरोध हुआ, यानी तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी कि ये बिल आना ही नहीं चाहिए, इसको सरकार वापस ले ले। फिर सरकार ने अपनी दलील रखी और मंत्री खड़े हुए और घंटा भर वो बोलते रहे और विपक्ष के एक एक पॉइंट का जवाब उन्होंने अपने पॉइंट से दिया और कह सकते हैं कि विपक्ष को उन्होंने चुप करा दिया, क्योंकि विपक्ष के पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर कानून के दायरे में उसे लाया जा रहा है तो विरोध किस बात का है, संविधान सम्मत अगर उसको बनाने की कोशिश की जा रही है तो विरोध किस बात का है। लेकिन विपक्ष की तरफ से दलील थी कि जो संविधान में जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं उसके खिलाफ जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी प्रावधान कम से कम मुझको उसमें दिखाई नहीं दिया। उसमें प्रावधान हो रहा है कि अब उसमें महिलाएं भी होंगी, जो पिछड़े हुए समाज मुस्लिम समाज के हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा, चुने हुए जो प्रतिनिधि इस देश के हैं वो भी उसके काउंसिल में शामिल किए जाएंगे, उसके सुनवाई की समय सीमा तय की जा रही है। अब उनको भी सबूत देना होगा कि अगर किसी ज़मीन को अपनी ज़मीन बताते हैं, किसी इमारत को अपनी इमारत बताते हैं तो उसका उनको भी सबूत देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही संतुलित ढंग से सरकार ने बिल को यानी विधेयक को पेश किया है। अब सवाल है कि ये तो कहानी हो गई, अब वो विधेयक संशोधन विधेयक पेश हो गया। आपने गौर किया होगा कि जब ये विधेयक पेश हुआ और क्यों इसे सदन के पटल पर
स्वीकार किया जाए और ये आगे चलकर ये पास हो, तो एक संसदीय प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत उसको पेश किया गया, फिर उस पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद उसको सदन ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी दरमियान उसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देने पर भी सहमति बनी। अब आपको यहाँ कुछ दिन पीछे ले जाते हैं कि जब 2G का मामला इस देश में उठा था और घोटाले की बात सामने आई थी, तब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी और मांग की जा रही थी। मैं खुद उसका गवाह हूँ, क्योंकि उस समय भी मैं पार्लियामेंट को, संसद को कवर करता था कि पूरे सत्र में बीजेपी के नेता मांग करते रहे कि 2G घोटाला अगर हुआ है तो उस पर जेपीसी का गठन किया जाए, जेपीसी के द्वारा जांच कराई जाए। लेकिन तब की मनमोहन सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और मुझे याद है कि पूरा सत्र हंगामे में ख़त्म हो गया था, नहीं हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। कोई कार्य व्यापार उसमें जो विधायी कहते हैं वो हो नहीं पाया था। इतना ज़बरदस्त हंगामा हुआ था और विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने वो हंगामा किया था। हालांकि बाद में चल करके जेपीसी का गठन हुआ था, लेकिन वो पूरा सत्र खत्म हो गया था जेपीसी की मांग को लेकर। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल भिन्न दिखाई दी। अब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कई जो एनडीए के घटक दल हैं उन लोगों की बातें सामने आई। पहले मैं बता देता हूं कि जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, तो उनकी तरफ से ये बातें सामने आई कि अगर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला जाए या संसदीय समिति को चला जाए तो बहुत बेहतर होगा और उसमें फिर चर्चा हो जाए, फिर ये बिल पास हो। तो एक जानकारी पहले आई। उसके बाद जब सदन के अंदर बिल पेश हुआ था, उस पर जब चर्चा चल रही थी, तो जो अभी सबकी निगाह जिस पार्टी के ऊपर है, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो इस समय की सरकार है केंद्र की, वो मिलीजुली सरकार आप उसे कह सकते हैं और उसमें टीडीपी और जेडीयू की अहम भूमिका है। तो टीडीपी की तरफ से जब उस पर जब बयान आने लगा तो टीडीपी ने सदन के अंदर उसका समर्थन किया कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन अगर ये स्टैंडिंग कमेटी को जाता है यानी सदन की अस्थाई समिति को जाता है या किसी दूसरी समिति को जाए तो उनको एतराज़ नहीं होगा और उसमें जाना भी चाहिए। इस तरह की बात टीडीपी की तरफ से की गई। तो उसी समय अंदाज़ा लग गया कि आगे की राजनीति क्या होने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार इस समय इस स्थिति में नहीं है कि अपने किसी भी सहयोगी दल को वो नाराज़ कर ले, ख़ास तौर पर टीडीपी जेडीयू को, क्योंकि इन दोनों लोगों के सहयोग के बगैर केंद्र की सरकार नहीं चल पाएगी। अगर दोनों लोग चले जाएं तो सरकार अल्पमत की हो जाएगी और फिर एक राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा मोदी सरकार के सामने। तो जब मंत्री जवाब दे रहे थे, किरेन रिजिजू, और वो इस समर्थन में दलील दे रहे थे तो क्यों इस बिल को पास किया जाए, और अपनी बात वो रख रहे थे, तो बाद में जब वो रखते गए तो खुद उन्होंने इस बात का प्रस्ताव कर दिया कि स्टैंडिंग कमेटी की बात उन्होंने की ही नहीं, संसद की दूसरी समिति की उन्होंने बात की ही नहीं। विपक्ष मांग करता या विपक्ष कुछ बोलता उसके तरफ से ही, यानी कह सकते हैं कि सरकार ने ही ये प्रस्ताव रख दिया कि इसे जेपीसी को दे दिया जाए कि जेपीसी में एक बार फिर से विचार हो जाए। अब इस पर विपक्षी दल सारे चुप, क्योंकि अब वो करते क्या, क्योंकि अगर सरकार अड़ जाती कि नहीं हम किसी समिति को नहीं देंगे और हम बिल को पास कराएंगे, बहस हो, तो विपक्ष के पास हथियार होता। वो लोग कहते कि नहीं साहब आप या तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए या जेपीसी की वो मांग करते। वो विपक्ष के लोग मांग करते, उसके पहले ही सरकार ने खुद ही प्रस्ताव कर दिया कि इसे जेपीसी को भेज दिया जाए अगर किसी दल को कोई एतराज़ होता है। हालांकि सदन के अंदर बहुत एतराज़ था, सारी विपक्षी पार्टियाँ एक तरीके से उसके विरोध में दिखाई दे रही थी, सभी विपक्षी नेता अपनी अपनी दलील रख रहे थे। तो उसको देखते हुए उनकी तरफ से कोई मांग उठता, उसके पहले ही सरकार ने अपना दाव चल दिया कि हम जेपीसी में की प्रस्तावना करते हैं, अगर जेपीसी में विचार हो जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। फिर उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इस पर अपनी व्यवस्था दी, क्योंकि स्पीकर को ही व्यवस्था देनी होती है, और उन्होंने सदन के अंदर कहा कि वो सभी दलों के नेताओं से बात करके तुरंत ही संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेंगे और फिर जब वो गठन हो जाएगा तो ये बिल उनको भेज दिया जाएगा कि वो विचार कर लें और फिर तब सदन के अंदर आए और पास हो। तो दो स्थिति पहले मैं बता दूं कि सदन के अंदर वो पेश हो चुका है और अब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति को वो जाएगा, उसमें अब विचार होगा। अब यहाँ सवाल उठता है और मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सरकार इतनी आसानी से क्यों अपनी तरफ से क्यों उन्होंने प्रस्ताव कर दिया कि जेपीसी को दे दिया जाए, जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी में लगी हुई थी। यानी जब 17वीं लोकसभा था, यानी जो पहला कार्यकाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें जो मंत्री स्मृति ईरानी थी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जब वो थी,
तब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और लगभग सभी स्टेक होल्डर से उन्होंने बात किया था। 1000 लोगों से उन्होंने संवाद किया था, मुस्लिम समुदाय के लोगों से, महिलाओं से, मुस्लिम समाज के जो पसमानदा ग्रुप हैं उनसे, अलग अलग मुफ्तियों से, मौलवियों से, मौलानाओं से। तो वो पीछे से ही इसकी भूमिका बनी थी, पीछे से ही तैयारी थी। फिर अचानक सरकार ने यू टर्न क्यों ले लिया कि उन्होंने कहा कि इसको जेपीसी को भेज दिया जाए। तो अब इसके पीछे की कहानी और राजनीति मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि ये बिल तो पास कराना है, लेकिन अपने सहयोगी दलों को नाराज भी नहीं करना है, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसी राजनीति पर आज मोदी सरकार चलती हुई दिखाई दी, यानी जो सहयोगी दल हैं उनका सहयोग बरकरार रहे, उनका समर्थन बरकरार रहे और उनकी बात भी रह जाए और बिल भी पास हो जाए। इसकी व्यवस्था मोदी सरकार ने की और आज वो सदन के अंदर दिखाई भी दिया। वो इस तरीके से कि जैसे टीडीपी की बात मैंने पहले की थी, क्योंकि टीडीपी की राजनीति बिल्कुल अलग है। अगर मोदी सरकार आज अड़ जाती कि नहीं, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने अपनी बात की कि बिल पास कराएंगे, तो ये टीडीपी के लिए बहुत ही असहज स्थिति हो जाती और मुझे पक्का यकीन इस बात का है फिर टीडीपी का सहयोग नहीं मिल पाता। उसी तरीके से जेडीयू यानी नीतीश कुमार का सहयोग नहीं मिल पाता, चूँकि मामला मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। इन दोनों लोगों की जो राजनीति है वो मुस्लिम समुदाय के हिसाब से ही है, आप भी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद आप देखें कि जो चिराग पासवान हैं, एलजेपी रामविलास गुट के जो अध्यक्ष हैं, अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में वो शामिल हैं, उनकी बात पहले ही आ गई थी कि वो भी चाहते हैं कि किसी स्टैंडिंग कमेटी को ये चला जाए। तो अब यहाँ सरकार ने, जो मेरी जानकारी है कि इन सभी दलों के नेताओं से जब सरकार ने बात की, यानी अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लेने की इन्होंने कोशिश की कि अब हम ये वक्फ बोर्ड पर संशोधन विधेयक लेकर आ रहे हैं, तो उसमें एक ये रणनीति बनी, इसे राजनीति नहीं कहेंगे, एक रणनीति बनी कि किया क्या जाए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, संदेश भी न जाए, यानी चंद्रबाबू नायडू की राजनीति उनके प्रदेश में खराब न हो अल्पसंख्यक को लेकर, नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में न खराब हो अल्पसंख्यक को लेकर, और केंद्र में सरकार की अपनी महिमा बनी रहे, मोदी सरकार का दबदबा भी कायम रहे कि नहीं साहब हम तो पास करने की बात किए थे तो अब हम पास करके रहेंगे, बिल भी पेश हो जाए और पास भी हो जाए। तो इसीलिए इस जेपीसी की सहमति खुद सरकार के अंदर बनी थी, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि इनको भरोसा दिलाया गया था कि हम समर्थन करेंगे और सरकार खुद ही जेपीसी की बात कर दे, यानी टीडीपी और जेडीयू और तमाम जो दूसरे सहयोगी दल हैं उन लोगों ने ये कहा था कि अगर इस तरीके की व्यवस्था हो जाए तो उन लोगों के लिए स्थिति सहज हो जाएगी कि वो अगर पब्लिक में उतरेंगे, अपने वोटरों के बीच उतरेंगे, तो उनके पास भी कहने के लिए कुछ दलील होगा कि नहीं साहब देखिए सभी दलों ने विचार करके इसे किया है, हमने अकेले इसका समर्थन नहीं किया है, हमने मोदी सरकार बिल लेकर के आई तो आंख मूंद कर उसका समर्थन नहीं कर दिया। देखिए अल्पसंख्यकों के हित का मामला था, इसलिए जेपीसी में मामला गया और सभी दलों ने विचार किया। तो आप सोचें कि बहुत ही बारीक और सधी हुई राजनीति आज मोदी सरकार ने इस बिल के ऊपर कर दी। जो देखने को मिला कि यहाँ विपक्ष को संतुष्ट करना बिल्कुल उद्देश्य नहीं था, यहाँ अपने गठबंधन को बचाना, सहयोगी दलों के सहयोग को बरकरार रखना, उन लोगों की राजनीति को भी बरकरार रखना और अपनी राजनीति को भी चलाते रहना। इसीलिए सरकार पहले से ही ये मन बनाकर रणनीति के तहत आएगी कि इस पर बहस तो होना तय है, सरकार मानकर चल रही थी, विपक्ष के तेवर से भी साफ हो गया था और वो लोग मांगे उसके पहले ही अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी राजनीति को ठीक करने के लिए जेपीसी का प्रस्ताव कर दो। और ठीक अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वही किया कि उन्होंने साफ तौर पर जब सारी बातें अपनी रख दी, दलील दे दिया, विपक्षी नेताओं को जवाब दे दिया, तो कहा कि अगर और भी आगे अगर चर्चा चाहते हैं कि इस पर और भी विस्तार से चर्चा हो जाए, हालांकि हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो एक जेपीसी बनाकर इसको दे दिया जाए और हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम उस पर फिर से विचार कर लेंगे। और फिर विपक्ष के लोग चुप और सारे उनके सहयोगी दल खुश, टीडीपी को भी खुश, जेडीयू भी खुश, चिराग पासवान भी प्रसन्न, दूसरे जीतन राम मांझी भी प्रसन्न, सब लोग खुश थे। लेकिन इसमें तय ये हुआ था, आपको जो अंदर की राजनीति में बता दूं कि जब बैठक हुई थी, खास तौर पर जब बीजेपी के जो रणनीतिकार, सरकार के जो रणनीतिकारों ने जब बात की अपने सहयोगी दलों से, तो उनसे ये कहा गया था कि ये मामला हम जेपीसी की ओर ले जाएंगे, जेपीसी को दे देंगे, लेकिन आप लोगों को सदन के अंदर इसका समर्थन करना है। अगर सोचिए कि वो विरोध कर दिए होते तो इस समय मोदी सरकार की सबसे बड़ी फजीहत हुई होती कि देखिए उनके सहयोगी दल ही इसके विरोध में है, इसके खिलाफ में है, उन लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। तो ये सहयोगी दलों से
एक कह सकते हैं कि मांडवाली हुई थी, एक मतलब मोल भाव हो गया था, तय हो गया था कि आप सदन के अंदर सहयोग करें, आप समर्थन करें, हम जेपीसी की ओर भेज देंगे। हालांकि टीडीपी ने समर्थन किया, लेकिन टीडीपी के नेता भी अपनी बात समाप्त करते उन्होंने कहा कि अगर संसदीय समिति को चला जाए तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। देखिए, शब्द राजनीति में शब्द का अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ऐतराज़ नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि नहीं जाता है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ऐतराज़ नहीं होगा कह करके अपना भी संदेश लोगों को दे दिया कि भाई वो चाहते हैं कि संसदीय समिति को चला जाए। तो एक तरीके से विपक्ष को नहीं, अपने सहयोगी दलों को साधने के लिए आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन विधेयक जो पेश हुआ उसको जेपीसी को भेज देने का फैसला सरकार ने पहले ही कर लिया था, और वो रणनीति आज कामयाब नजर आई, क्योंकि विपक्ष के नेता अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अब उनको विरोध करना है और कर रहे हैं तो उसमें से अलग अलग पॉइंट उठाकर नहीं साहब अल्पसंख्यकों के हित के खिलाफ है, जबकि अगर पूरे बिल को देखा जाए तो सही मायने में जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड को अपनी ज़मीन वक्फ की है, दान की है, जो मुस्लिम समाज के लोग, उन्हीं का हक इसमें सुरक्षित होने जा रहा है। तो फिर मिलेंगे और कुछ नई जानकारी, कुछ नई राजनीतिक बात के साथ।